नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं, जिसके छठे अंक में चंदनक वीरक के द्वंद्व में आर्यक अपने अभिज्ञान को ढूंढ रहा होता है और उस अभिज्ञान को ढूंढने में हम लोग यहां पर उपस्थित हैं। चंदनक और आर्यक के बीच में बहस होती है, एक संवाद होता है इस विषय को लेकर के कि वीरक चंदनक से कहता है कि तुम जब गाड़ी में देखने के लिए गए तो उस गाड़ी में देखने के बाद तुम्हारे मुंह में जो है, तुम्हारे मुंह से जो निकलने वाले शब्द थे, तुम्हारे मुंह से जो निकलने वाली सूचना थी, उसमें विरोध था। तुम कभी पुल्लिंग बोल रहे हो, कभी स्त्रीलिंग बोल रहे हो, कभी कहते हो कि मेरे द्वारा वह पुरुष देखा गया, तो कभी कहते हो कि मेरे द्वारा वह स्त्री देखी गई। कभी आर्य शब्द का प्रयोग करते हो तो कभी आर्या शब्द का प्रयोग करते हो। चंदनक कहता है कि नहीं भाई, इसमें कोई अविश्वास की बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो जो दक्षिण के रहने वाले होते हैं, उनकी वाणी में अस्पष्टता होती ही है, और वो पुल्लिंग की जगह पे स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग की जगह पे पुल्लिंग लगा बैठते हैं। आज भी मित्रों हम देखते हैं कि कई सारे जो हमारे भारत के जो प्रदेश हैं, जो कुछ राज्य में जो लोग हैं, वहां पर भी मैं गई, मैं गया, मैं खाई, मैं खाया, इसको लेकर के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वो अंतर होता है, और आज भी यह विद्यमान है। क्योंकि जब तक हमें किसी भी भाषा के व्याकरण की समग्रता का बोध नहीं होता, तो इस प्रकार की जो लिंगात्मक अशुद्धियां होती हैं वो होती ही रहती हैं। और इसका प्रमाण यह मृच्छकटिकम नाटक है कि जो लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी के पास भी दक्षिण के लोगों की वाणी के स्पष्टता और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जो भेद है उसके ऊपर में व्यंग्य कर रहा है। चंदनक कहता है को प्रत्ययस्तव वयम दाक्षिणात्या अव्यक्त भाषिणा, और उसके लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं खश, खत्ति, खड, खडट, ठोबिल, कर्नाट, कर्ण, प्रावरण, द्रविड़, चोल, चीन, बर्बर, खेर, खान, मुख, मधुघात प्रभृति नाम म्लेच्छ जाति नाम अनेक देश भाषा भिज्ञा यथेष्टम मंत्रयामः दृष्टो दृष्टावा आर्य आर्यावा। अब भाई देखिए, ये जो ऐसे ऐसे लोग हैं, चोल, चीन, बर्बर, खेर, खान, ऐसे जो हैं, वे अपने मुख में जो आघात होता है, मुख मधुघात ऐसे में जो है, और जो म्लेच्छ जातियों के अनेक देश वेश भाषा के जो शब्द होते हैं, वे उनको अपनी इच्छा से बोलते, यथेष्टम यानी यथा इष्ट, जो उसके मन में आता है वो उसी प्रकार का प्रयोग कर देता है। और यही कारण है कि मैंने दृष्टा के बदले में दृष्टा कह दिया और आर्या के बदले में आर्य कह दिया। अब वीरक कहता है कि ननु अहमपि प्रलोकयामि। चंदनक तू हो गया, तुम्हारा बहाना हो गया, चुप रह, अब मैं जाकर के खुद अपनी आंखों से देखता हूं। राजा ज्ञेशा, और ये राजा की आज्ञा है, और अहम राज्ञः प्रत्ययितः, और मैं राजा का विश्वस्त हूं, राजा का मैं विश्वास पात्र हूं। इसलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं स्वयं जाकर के देखूं कि इस गाड़ी में कौन है। चंदनक कहता है तत्किमहम अप्रत्ययितः संवृत्तः, तो क्या तुम मेरे ऊपर में अविश्वास करोगे? वीरक कहता है हां भाई, बात ऐसी है, क्योंकि ननु स्वामी नहीं होगा भाई, मेरी जो जॉब है, मेरी जो नियुक्ति है वो इसी प्रकार की है, और ये राजा का राजा की जो यह आज्ञा है, तो मैं तो देखूंगा। अब बेचारा चंदनक फंस जाता है इसलिए कि दो परेशानी है। एक परेशानी है कि वो खुद फंसेगा कि झूठ बोला और उसको परमिशन दे रहा है जाने के लिए, तो वो राजद्रोह हो जाएगा। लेकिन चंदनक को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि चंदनक खुद पहले कह बैठता है कि शरणागत की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, चाहे भले ही राजा की आज्ञा का विरोध क्यों ना करना पड़े, चाहे क्यों ना हमें कुछ करना पड़े, लेकिन जो आर्यक है, जिसको मैंने अभयदान दे रखा है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और यही लोक में, समाज में प्रशंसा भी होती है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो यह है कि वह व्यक्ति पकड़ा जाएगा, एक निरपराध, एक निर्दोष पकड़ा जाएगा। तो यह मन में सोचता है कि आर्य गोपाल दारक आर्य चारु दत्तस्य प्रवहन मधिरुह्य अपक्रामी इति यदि कथ्यते, अगर मैं यह कहूं कि ये जो
आर्यक है, जो गोपाल दारक है, वह आर्य चारुदत्त की गाड़ी में बैठ करके भाग रहा है। यदि मैं ऐसा कहूं, यदि मेरे द्वारा ऐसा कहा जाता है, तदार्य चारुदत्त राज्ञा शास्यते, तो आर्य चारुदत्त के ऊपर में राजा के द्वारा अभियोग लगा दिया जाएगा। आर्य चारुदत्त दंड का भागी है, क्योंकि आर्य चारुदत्त की गाड़ी राजा के अपराधी को बचाने के प्रयोग में लाया जाता है। तत्कोत्रोपाय, अब मैं यहां पर क्या करूं, क्या उपाय है? चंदनक सोचता है और कहता है, कर्णाट कलह प्रयोगम करोमि। भाई, जो कर्णाट कलह है, देखिए मित्रों, कई सारे ऐसे शब्द हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, लोक मुहावरा में प्रयोग में है, जिनकी अपनी अलग व्याख्या बनती है। हम लोग शब्द बोलते हैं द्रविड़ प्राणायाम, यानी जहां पर नाक सीधे से ना छू करके पीछे से नाक को छुआ जाए, उसको द्रविड़ प्राणायाम कहते हैं। इसी प्रकार यह कर्णाट कलह क्या होता है कि एक खास कर्णाट प्रदेश में लड़ाई के बहाने ढूंढे जाते हैं कि किसी न किसी तरह से हम लड़ाई करें। तो यह कहता है कि चलो कलह के लिए मैं वही कर्णाट कलह प्रयोगम करोमि। अब क्या है, इसके साथ मैं एक लड़ाई को शुरू करता हूं। प्रकाशम स्पष्ट कहते हैं, अरे वीरक, मया चंदनकेन प्रलोकितम, मुझ चंदनक ने उस गाड़ी को देख रखा है। पुनरपित्वम प्रलोकयसि, फिर तुम देखने जा रहे हो। कस्त्वम, अरे तुम हो कौन, कौन हो तुम देखने वाले, और क्यों देखोगे जब मैंने देख लिया? यानी है नहीं बातें कोई, लेकिन बाहर बार बार अपने उस ईगो को वह निकाल रहा है। वीरक कहते हैं, अरे त्वमपि कह, अरे तुम भी कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? चंदनक कहता है, पूज्यमानो मान्यमानस त्वमात्मनो जातिम न स्मरसे। अरे चंदनक अब उसके मर्म पे प्रहार करता है, अरे पूजे जाते हुए लोगों के आदर पात्र, क्या तुम अपनी जाति का स्मरण नहीं करते? तुम्हारी इतनी अच्छी जाति है, फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो। वीरक को गुस्सा आता है, अरे का मम जाति, तुम मेरे से मेरी जाति पूछ रहे हो, मेरी जाति कौन सी है? चंदना कहता है, कोई भी जाति हो तुम्हारी, मेरे से क्या मतलब? वीरक कहता है, तुम बोलो, तुम क्यों मेरी जाति पर टिप्पणी कर रहे हो? मेरी जाति है कौन सी? चंदनक कहता है, मेरी मर्जी, न भनामी, मैं नहीं बोलता, तो क्या कर लोगे? और जानन न भी खलु जातिम तव च न भनामी शील विभवेन तिष्ठतु ममैव मनसि किंच कपित्थेन भग्नेन। बड़ी सुंदर बात के बीच में भी एक डंक मार देता है। कहता है कि देखो, तुम्हारी जाति को जानते हुए भी मैं अपनी सचरित्रता के कारण नहीं बोलूंगा कि तुम किस जाति को हो। ममैव मनसि तिष्ठतु, भाई तुम्हारी जो भी जाति है वो मेरे मन में ही रहे, मेरे मुंह से मत खुलवाओ, मैं लोगों के सामने नहीं बुलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि बोलने पर किंच कपित्थेन भग्नेन, भाई कपित्थ को तोड़ने का क्या फायदा? अब यहां कपित्थ शब्द को ले लीजिए। कपित्थ शायद खैर, जो कत्था चूना जिससे बनता है, खैर का वृक्ष होता है। उस वृक्ष के जो फल होते हैं, वो फल फूला हुआ तो रहता है, और जब तोड़ते हैं तो उसके भीतर कुछ नहीं रहता। तो यहां पर यही बात हुई कि अगर तुम मेरे मुंह से जाति अपना खुलवा लोगे तो तुम्हारा तो कुछ नहीं रहेगा, बैलून की तरफ फूट जाओगे। तुम्हारा ना तो कोई तुम्हारा आदर होगा, ना तुम्हारा कोई तुम्हारी प्रशंसा, ना यश, ना कीर्ति, कुछ नहीं रह जाएगी। तुम तो धूल में मिल जाओगे। इसलिए तुम्हारी जो भी जाति है मेरे मुंह में ही रहे, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मित्रों, चूंकि मैं हिंदी बोल रहा हूं, इसलिए मेरी बोलचाल में हिंदी के मुहावरे आ रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, संस्कृत में भी यही मुहावरे चल रहे हैं जो आज हम मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है। भाषा वैविध्य होने पर भी जो मन के जो विचार होते हैं वो समान निकल रहे हैं। हमें इस पक्ष को जानना होता है साहित्य में, ऐसे पक्षों को जानना होता है साहित्य में, न कि अलंकार कौन सा है और छंद कौन सा है। इसका यह कतई अर्थ नहीं, छंद की भी आवश्यकता है, अलंकारों की भी आवश्यकता है, लेकिन
कवि का जो कथ्य है, कवि क्या कहना चाहता है, जो इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दैट पोएट्री जो है, दैट इज नॉट फिक्स्ड बाय द फिगर ऑफ स्पीच एंड मीटर। हम छंदों से और अलंकारों से कवि के कथ्य का आलोडन विलोडन नहीं करते, वो भाषा में ही वह छिपा हुआ है, वो शब्द शक्ति के माध्यम से निकालते हैं, चाहे वो अभिधा हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, और ये तीनों ना हो तो तात्पर्य हो। वीरक ननु भणतु भणतु, अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हो, जो कहना चाहते हो आप कहो। चंदनक संज्ञाम ददाति, संकेत देता है चंदनक। वीरक फिर कहता है, अरे किम नु इदम, अरे भाई डायरेक्ट तो बताओ क्या बोलना चाहते हो, संकेत क्यों दे रहे हो, इशारों में क्या बता रहे हो। तो कहता है कि शीर्ण शिलातल हस्तः, टूटे पत्थरों को हाथ में लेने वाले, पुरुषा नाम कूर्च ग्रंथि संस्थापन, पुरुषों के दाढ़ियों को ठीक करने वाले, कर्तरी व्यापृत हस्तः, और हाथ में कैंची लेने वाले, सेनापति जाता, वो जो व्यक्ति है वो सेनापति बन गया। ये डायरेक्ट इशारा है नापित यानी नाई की ओर, जो हमारे बाल को काटते हैं, उसकी ओर इशारा कह रहा है कि अरे मूर्ख, क्या बोलूं तुम्हारी जाति के बारे में। पत्थरों के जो 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 टुकड़े होते हैं वो तो हाथ में लिए रहते हैं, जिस पर कि उस तरह तुम मांजते रहते हो, लोगों की दाढ़ी बनाते रहते हो, हाथ में कैंची लिए रहते हो। अब ये, और ऐसा जो व्यक्ति है वो आज सेनापति बन गया है। ये तो वही हुआ कि चूहे के हाथ में हल्दी मिल जाना, अपने को पनसार समझ बैठता है कि तुम्हारी इतनी नीच जाति और तुम अपने को सेनापति समझ रहे हो। बेसिकली देखिए, ये इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन ये है कि दोनों के बीच में लड़ाई क्रिएट करना है। और लड़ाई क्या होता है कि जब किसी के मर्म पे आप हिट करते हैं, जब किसी के दिल पर आप प्रहार करते हैं, तभी उसका जो दिल होता है वो विपर्यस्त होता है, क्षतिग्रस्त होता है, उसका इमोशन बिल्डअप होता है और वो विपरीत निर्णय लेने लगता है। और उसी विपरीत निर्णय के अधीन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वाद विवाद उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। चंदनक कहता है, वीरक कहता है, अरे चंदनक, त्वमपि मान्यमानः आत्मनो जातिम न स्मरसि, जरा आप भी तो अपनी जाति का स्मरण कर ले। हमारे यहां कहावत है कि वो छलनी जो है वो किसी और को बोले जिसके खुद ही अपने देह में 1000 छिद्र होते हैं। तुम मेरी जाति के बारे में कह रहे हो, जरा तुम अपनी भी अंतरात्मा में तो झांको कि तुम्हारी क्या जाति है। मित्रों, एक चीज स्पष्ट कर ले, ये विषय नहीं है कि जाति विमर्श हो, विषय यह है कि इस जगह पे युद्ध के लिए आधार का निर्माण कैसे हो रहा है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चंदनक कहता है, अरे का मम चंदनकस्य चंद्र विशुद्धस्य जाति, यानी चंद्रमा के समान जो शुद्ध मैं चंदनक हूं, चंद्रमा के समान विशुद्ध जो मैं चंदनक हूं, उसकी जाति पूछ रहे हो। वीरक कहता है, हाँ हाँ को भन तू, बताओ तो तुम्हारी जाति क्या है। चंदनक कहते हैं, मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। वीरक भी जो है उसको अभिनय की पूर्वक, अभिनय के साथ उसको संकेत देता है कि ये तुम्हारी जाति है। चंदनक कहता है, अरे बता तो कौन सी जाति है। वीरक भी कहता है, सुनो सुनो, जाति तव विशुद्धा, माता भेरी पिता पिते पटः, दुर्मुख करटक भ्राता त्वमपि सेनापति जातः। कि भाई तुम्हारी जो माता है वो भेरी है, भेरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। पिता पिते पटः, तुरही है ना, ढोल नगारे आदि जो बजाने वाले होते हैं। और करटक, करटक भी एक वाद्य यंत्र होता है, वे तुम्हारे भाई हैं और तुम सेनापति बन गए। मित्रों, संकेत स्पष्ट है। आज भी हमारे गांवों में, पुराने जमानों में पर्व त्योहार उत्सव आदि पे जो मुंह से बजाने वाले तुरही, छोटे नगारे टाइप का ढोल पीटते रहना, शुभ में उपनयन के बाद आदि बजाने वाली एक विशिष्ट जाति होती है, वो विशिष्ट जाति इस कार्य को करते रहे हैं। तो संकेत उसी ओर है, नाम आएगा अभी। चंदनक कहते हैं गुस्से में, अहो चंदनकः चर्मकारः, कि तुमने मुझे चर्मकार कहा, तो ठीक है तुम देख लो, आज गाड़ी देख लो, कैसे तुम गाड़ी देखते हो। दूसरे शब्दों में
एक दूसरे के जाति के माध्यम से उनके मन में क्रोध उत्पन्न किया गया। और यहां पर कह रहा है कि अब तुम गाड़ी देख लो। वीरक कहता, अरे प्रवहन वाहक परिवर्तय प्रवहनम, ठीक है, अरे ओ गाड़ीवान, जरा गाड़ी को मोड़ो। प्रलोकयिष्यामि, मैं देखूंगा। चेटह तथा करोति, चेट वैसा करता है। इधर वीरकः प्रवहन, जो वीरक जो है वो प्रवहन, जो उस गाड़ी में चढ़ना चाहता है। अब वीरक अगर गाड़ी में चढ़ जाता तो पोल खुल जाता। इसी बीच चंदनक क्या करता है, उसे वीरक का अचानक बाल पकड़ के खींचता है और उठा करके पटक देता है और पैरों से पीटना शुरू करता है। मतलब युद्ध शुरू, प्रारंभ, दोनों की आपसी लड़ाई प्रारंभ। वीरक गुस्से में वो भी उठता है और कहता है, अरे अहम त्वया विश्वस्तः राजा ज्ञप्तिम कुर्वन् सहसा केशेषु गृहीत्वा पादेन ताडितः। अरे अभी थोड़ी देर पहले तक तुम हमारे विश्वास में थे, विश्वासशाली थे, हम लोग राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, और तुमने अचानक मेरे हाथ पैर, मेरे बाल पकड़ के तुम मुझे पैरों से पीटने लगे। तच्छृणुरे, ध्यान से सुन लो, अधिकरण मध्य यदि ते चतुरंगम न कल्पयामि, अगर मैं न्यायालय में जाकर के तुम्हारे हाथ पैर न तुड़वा दूं, तदा न भवामि वीरकः, तो याद रखना मेरा नाम वीरक नहीं। भाई इसी तरह तो लड़ाई करते हैं, इसी तरह तो बातों को बोलते हैं, तो कहते हैं कि ध्यान रखना कि तब मेरा नाम वीरक नहीं, यानी न्यायालय में तुमको घसीटूंगा और तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा। चंदनक कहता है, अरे राजकुलम अधिकरणम वा व्रज, तुम राजा के पास जाओ या तुम न्यायाधीश के पास जाओ। किम त्वया सुनक सदृशेन, फिर देखिए गाली, अरे तुम्हारे जैसे कुत्ते की क्या विसात। शुनक कुत्ता, मतलब पुराने जमाने में भी ये गाली है, जो कहते हैं ना कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, वो वाली जो गाली पुराने जमाने में भी चल रहा है कि अरे अरे ओ कुत्ते, तुम्हारे से मैं मुंह नहीं लगता। तो मित्रों, कोई भी ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें गालियां नहीं होती। गालियां मनुष्य के मन में होती है, और भाषा तो माध्यम है जो मन में उठने वाले विचारों को उस भाषा के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। चाहे जाति के आधार पर दोनों के बीच में गाली गलौज हुआ हो, चाहे कुत्ता बिल्ली कह के गालियां दी गई हो, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। इसलिए हमें इसमें भाषा की दृष्टि से कभी विमर्श नहीं होना चाहिए कि अमुक भाषा में गालियां नहीं है। अपशब्द सारी भाषाओं में होती हैं, संस्कृत उसका अपवाद नहीं है। वीरक बोल करके निकल जाता है। चंदनक आगे पीछे देख करके, गच्छ रे प्रवहन वाहक, अरे गाड़ीवान जाओ, गच्छ, जल्दी से जाओ, अब तुम निकलो। और यदि रास्ते में कोई तुमको पूछता है तो रास्ते में कहना कि चंदनक वीरकाभ्याम अवलोकितम प्रवहनम व्रजति, कि भाई चंदनक और वीरक ने मेरी गाड़ी को चेक कर लिया है और उन्होंने कहा है कि गाड़ी ले जाओ। आर्ये वसंत सेने इदम चाभिज्ञानम ते ददामी। अब देखिए, ये बाहर में बोलता है कि आर्या वसंत सेना, लीजिए ये मैं आपको अपना अभिज्ञान देता हूं, और आर्यक को वह चंदनक अपना तलवार निकाल करके सौंप देता है। यहां पर है कि चंदनक ने यह शब्द क्यों बोला कि आर्ये वसंत सेने इदम चाभिज्ञानम ते ददामी, हे आर्या वसंत सेना, मैं आपको अपना यह अभिज्ञान देता हूं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो मैंने पहले सूचना दी कि चेट यह नहीं जानता कि इस गाड़ी में जो बैठा हुआ है वह आर्यक है, उसकी दृष्टि में वो वसंत सेना है, इसीलिए ये बार बार उसको वसंत सेना कहता है। चंदनक अपना तलवार निकाल करके उसको दे देता है। आर्यक उनको कहता है, खड्गम गृहीत्वा सहर्षम आत्मगतम, अपने मन में ही उस तलवार को लेकर के कहता है प्रसन्नता पूर्वक, अये शस्त्रम मया प्राप्तम स्पंदते दक्षिणो भुज, कि भाई मेरे हाथ में शस्त्र मिल गया है और मेरी जो ये दाहिनी भुजा है वो फड़क रही है। मित्रों, पुरुषों की जब दाहिनी भुजा फड़कती है तो शुभ होता है। आपने देखा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में जब दुष्यंत की भुजा फड़कती है तो उसको शकुंतला की प्राप्ति होती है। तो ये एक है हमारी परंपरा में, अपनी परंपरा में ये बातें चलती है। और अनुकूलम च सकलम हंतः संरक्षितो ह्यहम्, कि ये सब का सब अनुकूल दिखाई दे रहा है। शस्त्र भी मिल गया मुझे, मेरी दाहिनी भुजा भी फड़क रही है, सब कुछ अनुकूल चल रहा है,
और संरक्षितो ह्यहम्, और मेरी रक्षा भी हो गई, मेरे में पकड़ा भी नहीं गया। चंदनक कहता है, आर्य पत्र मया विज्ञप्ता प्रत्ययिता चंदनमपि स्मरसि। कि आर्य, इस चंदनक को अपने जीवन में याद रखना। न भणाम्येष लुब्ध स्नेहस्य रसेन ब्रूम। मैं यह किसी लोभ के कारण नहीं आपसे निवेदन कर रहा कि आर्य का आप भविष्य में मुझे भी याद रखना। मेरा कोई लोभ नहीं है। न मुझे धन चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, न मुझे पद चाहिए, न मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए? स्नेहस्य रसेन ब्रूम। मैं उस स्नेह के कारण बोल रहा हूं। आपके प्रति जो मेरा उभरा हुआ प्रेम भाव है, इस कारण मैं बोल रहा हूं कि अपने जीवन की यात्रा में आप मुझे जरूर याद रखना। आर्यक कहता है, चंदनश् चंद्रशीलाढ्य दैवादद्य सुहृन्मम चंदनम भो स्मरिष्यामि सिद्धादेशस्तथा यदि। सिद्ध यानी ज्योतिषियों का जो आदेश है, ज्योतिषियों ने यदि आदेश दिया है कि मैं राजा बनूंगा, तो चंदन, अरे ओ चंदनक, मैं जरूर तुमको याद रखूंगा। और तुम तो चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले हो। और दैवात यानी संयोग से, जिसे हम कहते हैं कि ये केवल संयोग नहीं, अर्थात इसके पीछे कोई अदृश्य योजना चल रही होती है। जब हम ये कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं, तो इसका सामान्य अर्थ होता है कि इसके पीछे जरूर कोई ऐसा अदृष्ट चल रहा होता है जो लोगों को नजदीक लाने का प्रयास करता है। और यहां पर भी वही संयोग है कि मानो यह संयोग है कि आज तुम मेरे मित्र बन गए, और यदि मैं राजा बनता हूं तो चंदनक, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। चंदनक कहता है, अभयम तव ददातु हरु विष्णुर्ब्रह्मा रविश्च हत्वा शत्रु पक्षम शुंभ निशुंभौ यथा देवी। चंदनक आशीर्वाद देता है कि हे आर्यक, तुम अभय की प्राप्ति करो। हर यानी शिव, विष्णु, ब्रह्मा, रवि यानी सूर्य, और ये सारे के सारे तुम्हारे शत्रु को उसी प्रकार से मारे जिस प्रकार शुंभ और निशुंभ की हत्या देवी ने की थी, दुर्गा ने की थी। आप लोग सभी दुर्गा सप्तशती जानते होंगे। मार्कंडेय पुराण का यह अंश है, और उस मार्कंडेय पुराण में हमें यह कहानी मिलती है कि दुर्गा देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का दलन किया था। तो जिस प्रकार उस दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ को मारा, जो कि उस दुर्गा देवी का शत्रु था, उसी प्रकार हे मित्र आर्यक, तुम्हें भी विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य आदि का साथ रहे, और तदनुसार तुम अपने शत्रुओं का वध करो। चेटः प्रवहणेन निष्क्रांतः। जो चेट था गाड़ी लेकर के, वो अपनी गाड़ी लेकर के आगे चला जाता है। दूसरे शब्दों में आर्यक चला गया। अकेला चंदनक मंच पर है। अगर थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हल्की लाइट होगी, उसके ऊपर सबकी दृष्टि होगी, मंच पर कोई नहीं है। ये कैरेक्टर को बिल्ड करना हुआ, उस कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना हुआ कि एक साधारण सा एक रक्षा कर्मी को नाटककार पूरा मंच देता है। और यह एक संकेत है कि चंदनक आगे आने वाले जो विषय हैं, जो समय है, उस पर जरूर कोई एक अच्छा व्यक्ति बनकर उभरेगा। चंदनक कहता है, अरे निष्क्रमतो मम प्रिय वयस्य शरविलकः पृष्ठतः एव अनुलग्नो गतः भवतु प्रधान दंड धारको वीरको राज प्रत्ययकारो विरोधितः तद्यावदहमपि पुत्र भ्रातृ परिवृत एतमेव अनुगच्छामि। अब देखिए क्या कह रहा है कि मेरा जो प्रिय मित्र शरविलक है, उन्होंने इसका अनुकरण किया, इनके साथ साथ ही चला गया। जो प्रधान दंड धारक वीरक है, जो मेरे साथ अभी था, वो राजा का जो विश्वासकारी था, उसका उसने विरोध किया, यानी वो भी मेरा शत्रु हो गया। शरविलक इनके साथ चला गया, मैं अकेला रह गया। चलो मैं भी ऐसा करता हूं कि पुत्र भ्रातृ परिवृत एतम एव अनुगच्छामि, अर्थात अपने पुत्र
अपने भाई के साथ मैं भी इन्हीं का अनुसरण करता हूं। दूसरे शब्दों में कदाचित चंदनक आर्यक का साथ देने के लिए ही उनके पीछे चला जाता है। जब राज्य विप्लव होगा भी, अभी जब एक कू होगा जिसमें पालक को सत्ता से च्युत किया जाएगा, उसमें इस आर्यक का साथ देने वाला शर्विलक पहले से है जो एक ब्राह्मण है, और ये दूसरा एक चंदनक है जो चर्मकार वंश का है। तो मित्रों, जो मैं बार बार कहता हूं, जो भारतीय समाज की जो जिसको कहते हैं इंक्लूसिव, जो एक पूरा का पूरा जो एक समग्र समाज है, वो हमें प्राप्त होता है, जो किसी एक वर्ग से संचालित नहीं है, जो किसी एक वर्ग से जो है वो उपेक्षित नहीं है, सारे वर्गों की सहभागिता है। और मृच्छकटिकम उसी का एक प्रतीकात्मक नाटक है जो हमारे सामने स्पष्ट रूप से उदाहरण के साथ, प्रसंग के साथ इस बात की स्थापना करता है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। छठा अंक यहां पूर्ण होता है।